तो सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग। तो बैंकर्स को बेसिकली जब भी उन्होंने लैंडिंग करनी होती है ना, तो कुछ एक प्रिंसिपल्स का उन्होंने ध्यान रखना होता है। लाइकवाइज कुछ एक जो मैंडेटरी चीजें ना जो होनी ही चाहिए, जिनके बेसिस पर जो लैंडिंग की जाती है, ठीक है, तो उनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। एंड फर्दर जो रिस्क है किस तरह से कम किया जाए। एक जो लैंडिंग की जाती है बैंक के द्वारा, उसमें क्या चीज इनहेरेंट है, क्या चीज होगी ही होगी, वो है रिस्क। ठीक है, अब उस रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करना है, दैट इज अ अप्रोप्रिएट लैंडिंग। ठीक है, तो लैंडिंग के रिगार्डिंग जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है? जो भी पैसा बैंक ने लैंड किया है, बैंक XYZ ने पर्सन ए को पैसा यहाँ पर लैंडिंग की है पैसे की, ठीक है, तो वो पैसा वापस आ जाए, यानी कि वो पैसा रीपेमेंट के थ्रू वापस आ जाए, वो क्या है? सेफ्टी है। तो बैंक्स को सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी चीजों को देखना पड़ता है कि सेफ्टी होगी फंड्स में? कौन सी चीजों को देखना पड़ता है? ये देखना पड़ता है कि कस्टमर की इंटीग्रिटी हो, कस्टमर की इंटीग्रिटी हो कि वो पैसे वापस करना चाहे, कस्टमर जो है वो ऑनेस्ट हो, प्लस उसकी रीपेइंग कैपेसिटी हो, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी हो कि वो पैसे वापस आपको पे कर पाए, ठीक है, उसका करेक्टर सही हो, प्लस फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। दैट इज रिगार्डिंग द सेफ्टी, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज द फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल। उसके बाद बात आती है सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि जो भी पैसा बैंक ने लेंड किया है वो सेफ तो होना ही चाहिए, लेकिन वो टाइम पर वापस भी आना चाहिए, वो टाइम पर वापस भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक ने पैसा कौन सा अपनी तरफ से दिया है? बैंक ने डिपॉजिटर्स का जो पैसा आया था, जो डिपॉजिटर्स का पैसा आया था, तो बैंक तो एक मीडिएटर है। बैंक क्या है? एक मीडिएटर है। बैंक ने जो पैसा डिपॉजिटर का आया था वो पैसा फर्दर आगे लेंड किया था, वो पैसा फर्दर आगे लेंड किया था। अब अगर टाइम पर इसकी रीपेमेंट नहीं आएगी, अगर बोरोर की रीपेमेंट जो है वो टाइम पर नहीं आएगी, तो बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली वो लिक्विडिटी रिस्क में फंस जाएगा। अब लिक्विडिटी रिस्क में फंसने के कारण या तो बैंक को बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा, हायर रेट के ऊपर करना पड़ेगा, या फिर जो बैंक है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इन चीजों के ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि जो भी पैसा यहां पर बैंक के द्वारा दिया जा रहा है वो टाइमली वो रीपे भी हो, वो टाइमली वो रीपे भी हो। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बैंक जो भी यहां पर टास्क करता है, यानी कि जो भी बैंक लोन वाला देता है फर्दर, उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, बैंक को प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि हो सकता है ना यहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स हो, ऑपरेशनल कॉस्ट हो, ठीक है, यानी कि चाहे एम्प्लॉयज की सैलरी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे ब्रांच रन एक्सपेंसेस हैं, सो सभी खर्चे बैंक ने कहां से निकालने हैं? बैंक ने सभी के सभी जो एक्सपेंडिचर है वो यहीं से निकालने हैं। प्लस रिस्क भी तो एडेड है, प्लस रिस्क भी तो है, बैंक लैंडिंग कर रहा है तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर अप करने के बाद बैंक ओवरऑल क्या हो? प्रॉफिट में हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी बन जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी बन जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट है एंड जो दूसरे चार्जेस हैं वो सभी तरह की जो कॉस्ट हैं उनको कवर करते होना चाहिए एंड अल्टीमेटली बैंक को प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द पर्पस। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द पर्पस, यानी कि जो लोन दिए जाएंगे वो किसी ना किसी बेसिक पर्पस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी बेसिक पर्पस के लिए दिए जाएंगे। एंड अगर जनरल में बात करें तो जो लोन है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होने चाहिए। जो लोन है दो शुड बी फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस। अब प्रोडक्टिव पर्पसेस के होने से क्या मतलब है कि जब जो लोन है वो प्रोडक्टिव होगा तो अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल इनकम जो है जनरेट होगी, एडिशनल इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो एडिशनल इनकम जनरेट होगी एंड उसके थ्रू आपकी रीपेमेंट जो है वो एंश्योर हो जाएगी, उसके थ्रू आपकी जो इनकम है वो एंश्योर हो जाएगी। अगर अगर कोई अनप्रोडक्टिव वे के लिए दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो वहां पर असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है रीपेइंग कैपेसिटी की बोरोर की, कि जो बोरोर है वो अपने प्रीवियस अर्निंग्स के थ्रू क्या वो रिटर्न कर पाएगा। लाइकवाइज होम लोन दिया जा रहा है, लाइकवाइज होम लोन दिया जाता है या फिर कार लोन दिया जाता है। अब ये कोई अगर पर्सनल व्हीकल के लिए कार लोन दिया जा रहा है या फिर जो होम लोन दिया जा रहा है, ये बेसिकली कोई यहाँ पर अर्निंग तो लेकर नहीं आएगा,
कोई प्रोडक्टिव वे तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम रीपेइंग कैपेसिटी किस तरह से देखते हैं, बोरो की प्रीवियस इनकम को देखते हैं, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी देखते हैं, उसके आधार पर उसको लैंडिंग की जाती है, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल हम प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए ही लैंडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग जगह पर आप लैंडिंग करते हैं, अलग अलग दायरे में, अलग अलग फील्ड में आप लैंडिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिटेल लैंडिंग कर रहे हैं, या ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप फॉरेक्स से रिलेटेड लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी यहाँ पर डिफरेंट लाइंस हैं उन सभी को लैंडिंग कर रहे हैं। एमएसएमई को भी लैंडिंग कर रहे हैं, एंड फर्दर आप फॉरेक्स को भी लैंडिंग कर रहे हैं, आप रिटेल में भी लैंडिंग कर रहे हैं, पर्सनल लोन भी दे रहे हैं, सभी तरह के आप जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उन सभी में आप लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे बेसिकली क्या होगा, अगर एक मार्केट फेल हो भी जाती है, अगर एक मार्केट फेल हो भी जाती है तो भी आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड है, वो रिस्क जो है आपका डाइवर्सिफाइड है। अगर एक ही जगह पर आपने लैंडिंग की होती एंड ये सेक्टर डाउन हो जाता तो अल्टीमेटली बैंक लॉस में हो जाता, अल्टीमेटली बैंक लॉस में जाता। तो इस तरह की चीजों से भी यहां पर बचा जाता है। दैट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क स्प्रेड। तो उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, यानी कि जो भी लोन यहां पर बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी लोन यहां पर बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, वहां पर बैंक चाहता है कि ये लोन क्या हो, सिक्योर्ड हो। बैंक चाहता है ये लोन क्या हो, सिक्योर्ड हो बाय वे ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक यहां पर प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कोई ना कोई जो सिक्योरिटी है वो जरूर रखता है, ताकि अगर रीपेमेंट ना भी हो तो बैंक इन सिक्योरिटीज की तरफ रिजॉर्ट कर सके ताकि वो रिकवरी कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए जो बैंक है वो बेसिकली क्या करता है, सिक्योरिटी को भी साथ में रखता ही रखता है। ओके, उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ लोन। तो बैंक जो है उनकी जो फाइनेंसिंग है वो बेसिकली दो तरह की रहती है, ठीक है। एक तो है रिवॉल्विंग बैंक फंड्स, एक तो है रिवॉल्विंग बैंक फंड्स, यानी कि फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली टर्म लोन हो गया, सीसी हो गया, ठीक है। तो दो तरह की फैसिलिटीज हैं जो यहां पर बैंक के द्वारा दी जाती हैं। एक है फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड दूसरी है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। फंड बेस्ड है जिसमें डायरेक्ट जो फंड है वो यहां पर डायरेक्ट फंड जो है वो इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्ट जो है फंड वो यहां पर इन्वॉल्व रहता है। जैसे टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो ये क्या है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं। एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या है, जहां पर एक बार जब लैंडिंग की गई है तो वहां पर कोई भी फंड इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कि उसमें फंड इन्वॉल्व रहे, लेकिन शुरुआती दौर में यहां पर फंड इन्वॉल्व नहीं रहता है। लाइकवाइज लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, बैंक गारंटी हो गई, को एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या टाइप्स हैं, ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की टाइप्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द यहां पर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, दैट इज बैंक गारंटी। कि बैंक गारंटी होती क्या है, बैंक गारंटी होती क्या है। बैंक गारंटी इज बेस्ड ऑन द लीगल कंसेप्ट ऑफ गारंटी, जो गारंटी के कंसेप्ट के ऊपर इन्वॉल्व है एज कंटेन्ड इन सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में कवर किया गया है इसको। इसमें तीन पार्टीज रहते हैं, यहां पर इमेज में देखिए, यहां पर तीन पार्टीज हैं आपके पास। एक है आपके पास बैंक है, एक आपके पास बैंक है, एक पार्टी है एंड एक बेनिफिशियरी है, ठीक है। लाइकवाइज कोई अंडरलाइंग एग्रीमेंट हुआ है, कोई अंडरलाइंग एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज के बीच में। जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई सामान बेचना है, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों पर्सन क्या है, एक दूसरे को अननोन है, एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है। ये यहां पर बायर है एंड पर्सन बी यहां पर सेलर है, ठीक है। तो सेलर के माइंड में क्या होगा कि इसको यहां पर पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको पेमेंट नहीं मिलेगी, कि मैं सामान तो उसको भेज दूंगा लेकिन मुझे पेमेंट का भरोसा नहीं है कि मुझे पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये पर्सन ए को क्या कहेगा कि हमने एग्रीमेंट तो कर लिया है कि हम ये सामान इस रेट के ऊपर मैंने कॉट कर दिए तुम्हें, लेकिन मुझे बैंक गारंटी चाहिए, मुझे बैंक गारंटी चाहिए कि तुम मुझे पैसे पे कर दोगे, ठीक है। सो ये यहां पर बैंक के पास जाएगा, जो पर्सन ए है अपने बैंक के पास जाएगा। लेट इट बी बैंक ओवर हेयर, बैंक ABC कह देते हैं।
ठीक है, तो बैंक एबीसी के पास गया, इसने यहाँ पर जाकर कहा कि मुझे बैंक गारंटी चाहिए, तो यहाँ पर बैंक जो है वो पर्सन ए के बिहाफ पर गारंटी देगा पर्सन बी को, पर्सन ए के बिहाफ पर गारंटी देगा पर्सन बी को कि इन केस पर्सन ए अगर पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर इनका अंडरलाइंग एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होती हैं, एंड फुलफिल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो पर्सन ए है वो पेमेंट नहीं करता है, बायर पेमेंट नहीं करता है, तो जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो पेमेंट करेगा। अब बी को बैंक की रेपुटेशन के बारे में पता है एंड उसकी वजह से वो यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए इसको गुड्स को डिलीवरी कर देगा, एंड अल्टीमेटली जब ड्यू डेट होगी तो पर्सन ए यहाँ पर पैसे देगा। अगर पर्सन ए डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो उसके केस में जो बैंक है वो यहाँ पर पेमेंट करेगा बी को, एंड अल्टीमेटली वो रिकवरी कर सकता है फ्रॉम द बायर। ओके, तो ये कंसेप्ट चलता है, ये कहां पर डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो तीन पार्टीज हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर पर्सन है, एप्लीकेंट है जो अप्लाई करता है, एंड यहाँ पर जो बैंक है उसने यहाँ पर बैंक गारंटी यहाँ पर प्रोवाइड की है इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो कौन कौन सी पार्टीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तीन पार्टीज हैं यहाँ पर, गारंटर, गारंटी के केस में एक आपके पास बेनिफिशियरी यानी कि जिसने उधार पर सामान दिया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सेलर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सेलर। तो सेलर यहाँ पर क्या है, सेलर इज द क्रेडिटर, सेलर यहाँ पर क्रेडिटर है, ठीक है। एंड दूसरा जो है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बायर, बायर क्या है यहाँ पर, डेब्टर है ना, डेब्टर है बेसिकली यहाँ पर जिसने यहाँ पर उधार पर सामान लेना है, एंड ये एप्लीकेंट भी है, एप्लीकेंट भी है यहाँ पर ये, क्योंकि इसने गारंटी के लिए अप्लाई किया है, एंड बी क्या है यहाँ पर, बेनिफिशियरी जिसके नेम में गारंटी जो है वो इशू की जाएगी, तो यहाँ पर ये बेनिफिशियरी है। ओके, एंड जो बैंक है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड श्योरिटी, श्योरिटी, ठीक है। तो गारंटीज जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, परफॉर्मेंस गारंटी है, फाइनेंशियल गारंटी है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी है, ठीक है। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लाइकवाइज जो हमने यहाँ पर ये केस पढ़ा कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर बैंक ने गारंटी किस चीज के रिगार्डिंग की है, फाइनेंस के रिगार्डिंग गारंटी दी है ना कि ये पर्सन पेमेंट करेगा। तो ये कौन सी गारंटी की एग्जांपल थी ये वाली, दिस वाज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गारंटी, दिस वाज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गारंटी। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस गारंटी, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस गारंटी। जब जब कोई अंडरलाइंग एग्रीमेंट है वो किसी परफॉर्मेंस के रिलेटेड है, लाइकवाइज कोई टेंडर है, यहाँ पर कोई पर्सन सी है हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग्स बनाकर देता है, ठीक है। तो उसके केस में यहाँ पर ये बेनिफिशियरी है, लेट इट बी पर्सन ए जो बेनिफिशियरी है जिसने यहाँ पर एक बिल्डिंग तैयार करवानी है इस कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि ये बिल्डिंग तैयार करके देगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा, कितने टाइम में करके देगा, ठीक है, उस चीज के बारे में। तब यहाँ पर ए के मन में क्या है, डाउट है रिगार्डिंग कि ये पर्सन जो है जो एग्रीमेंट में चीजें लिखी भी हैं उनके हिसाब से करके देगा भी या नहीं करके देगा, ठीक है। तो पर्सन ए यहाँ पर कहता है कि हम एक एग्रीमेंट तो कर रहे हैं लेकिन मुझे साथ में एक गारंटी चाहिए एक बैंक की, मुझे गारंटी चाहिए बैंक की कि अगर तुम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम परफॉर्मेंस यहाँ पर उतनी शो नहीं करोगे जितना तुमने मुझसे वायदा किया है, तो उसके केस में मुझे कंपनसेट किया जाना चाहिए। तो इसके केस में जो सी है यानी कि जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पर बैंक के पास आता है, एंड बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए अपनी गारंटी इशू करता है, ठीक है। सो दैट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी। अब यहाँ पर जो गारंटी इशू की गई है सी के बिहाफ पर वो क्या है, वो परफॉर्मेंस गारंटी है, वो परफॉर्मेंस गारंटी है, क्योंकि वो किसी फाइनेंस को रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। लाइकवाइज अगर कहा गया कि जो बिल्डिंग है वो 1 साल के बीच में तैयार हो जाएगी, अगर 1 साल के बीच में तैयार नहीं होती है तो उसके केस में क्या है, उसके केस में क्या है कि बैंक जो है वो कंपनसेट करेगा, बैंक कंपनसेट करेगा क्योंकि वो अंडरलाइंग एग्रीमेंट का एक कंडीशन था, ओके। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप ऑफ गारंटी, दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डीपीजी भी कहते हैं जिसे, डीपीजी भी कहते हैं, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी बेसिकली क्या है, यहां पर इस तरह से समझिए कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो परचेज करनी है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो पेमेंट है वो वन शॉट पेमेंट नहीं करनी है, वन शॉट पेमेंट नहीं करनी है, आप बेसिकली
आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप ईएमआईज की तरह कर रहे हैं, यानी कि कुछ एक गैप के बाद कर रहे हैं, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन आप कुछ एक पीरियोडिसिटी के बाद या कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद यहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो डेफर्ड पेमेंट का क्या है मतलब है कि आप जो पेमेंट है वन शॉट में नहीं कर रहे हैं, आप एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के बाद पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में तो यहां पर लाइकवाइज पर्सन ए है जिसने कैपिटल गुड्स का मतलब क्या रहता है, जैसे कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, उसे परचेज किया है। ठीक है, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो बड़े एसेट्स हैं, जो एक कंपनी को, एक इंस्टीट्यूट को, एक फर्म को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, बड़े एसेट्स। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर परचेज की गए एंड जनरली इनकी जो वैल्यू रहती है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। यानी कि अगर मैं स्टॉक परचेज करूं तो उसकी वैल्यू कम रहेगी, लेकिन मुझे अगर स्टॉक को प्रोसेस करने वाली मशीन लेनी है तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा रहेगी ना, उसकी कॉस्टिंग तो ज्यादा रहेगी ना। तो यहां पर एक सेलर है, यहां पर परचेजर है। ठीक है, लाइकवाइज जैसे हमने फाइनेंशियल गारंटी के केस में पढ़ा था वही सेम चीज है यहां पर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो गुड्स दी गई है ना, डेट आर कैपिटल गुड्स। वो कौन सी गुड्स हैं? कैपिटल गुड्स हैं। यहां पर पेमेंट जो है वो एक समय में नहीं की जा रही। अब पर्सन ए जो है एक बार में इसकी पेमेंट नहीं कर रहा है, पर्सन ए बेसिकली इसकी पेमेंट जो पीरियोडिसिटी में करेगा। ठीक है, लाइकवाइज इन्होंने कह दिया कि आगे आने वाले 10 साल में यहां पर जो पेमेंट है हाफ ईयरली बेसिस पर की जाएगी पर्सन ए के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर बैंक ने गारंटी दी है, बैंक ने गारंटी दी है। ठीक है, ए पर्सन के बिहाफ पर कि ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करेगा बैंक पेमेंट करेगा, यानी कि ए के अकाउंट को डेबिट करेगा एंड बैंक जो है वो पेमेंट करेगा। अब अगर ए के अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है ड्यू डेट के ऊपर तो भी बैंक को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बैंक के तो ये रेपुटेशन का सवाल है। ठीक है, तो बैंक तो यहां पर पेमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग द डेफर्ड पेमेंट गारंटी, दैट इज रिगार्डिंग द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। एंड जनरली जो ये गारंटीज इशू की जाती हैं ये मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इशू की जाती है, मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इशू की जाती हैं। ओके, तो गारंटीज का हो गया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एलआरएबी में इसको ज्यादा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। यहां पर आपको जस्ट एक आइडिया मैं दे देता हूं रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन इसको जो ज्यादा डिटेल में है हम एलआरएबी में कवर करेंगे। अगर आपको फुल इसका समझना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, प्लस उसमें आपके कोर्स में भी ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से उसमें कवर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में रहता है। जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर रहते हैं उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। पहली बात तो ये कि वो डिफरेंट टेरिटरीज में है, डिफरेंट पोजीशंस में है, तो उसके कारण से वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बायर है एंड एक सेलर है, इन दोनों का आपस में क्या हुआ, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपस में क्या हुआ? सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो बायर है उसने ये सामान परचेज करना है, इतनी स्पेसिफिकेशन होगी, इतनी क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो भी चीजें हैं इन्होंने सब चीजें डिसाइड कर ली हैं यहां पर। लेकिन यहां पर अब दोनों को क्या है, दोनों को विश्वास नहीं है। बायर को विश्वास नहीं है कि मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद पता नहीं है मुझे डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स देगा या नहीं देगा। एंड सेलर को विश्वास नहीं है कि मैं इसे डिलीवरी ऑफ गुड्स तो कर दूंगा तो लेकिन ये ना हो कि बाद में ये मुझे पेमेंट ना करे। तो दोनों के मन में शंका है। तो इस चीज को कवर करने के लिए क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन की जाती है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किसके द्वारा की जाती है? बायर के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो बायर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है। वो बेसिकली क्या है, बायर अपने बैंक के पास जाएगा, दैट इज द ओपनिंग बैंक। इसे हम क्या कहते हैं? इशूइंग बैंक भी कहते हैं एंड हम इसे ओपनिंग बैंक भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये बैंक जो है ये बायर की कंट्री में लोकेटेड रहता है, बायर की कंट्री में लोकेटेड रहता है। तो यहां पर जो बायर था वो बैंक, इशूइंग बैंक के पास गया, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवाया। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जब इशू की जाएगी उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट, ओपनिंग बैंक का जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है उसको दे दी जाएगी इन द फॉरेन कंट्री जहां पर सेलर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है? वो बैंक है जहां पर बैंक के अपने ऑपरेशंस नहीं है लेकिन वो अपने ऑपरेशंस किसी और बैंक के थ्रू वहां पर करवा रहा है। लाइकवाइज हम ये कंसीडर करें कि जो सेलर है वो यूएसए में है। ठीक है, तो यूएसए में मान लीजिए कि इस बैंक के यहां पर एबीसी बैंक है जो उसकी ब्रांच जो है यहां पर नहीं है यूएसए में, तो उसने एक जो बैंक था, कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक था, उसके थ्रू इसने लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करी? एडवाइस करी। लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर एडवाइस करी। एडवाइस करने का मतलब होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर सेलर को दिखाई जाएगी, सेलर को बताया जाएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बिहाफ पर जो यहां पर सेलर है वो इन्हें कंफर्म करेगा, इस लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करेगा एंड जो ये बैंक है ये क्या बन जाएगा? कंफर्मिंग बैंक बन जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज कंफर्मेशन जो हो सकती है वो किसी और बैंक के थ्रू भी ऐड हो सकती है या फिर जो सेम बैंक है उसी के थ्रू भी ऐड हो सकती है, यानी कि एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे ही कंफर्म होती है उसके बाद जो
सेलर है यहाँ पर, जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ था, सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी लेटर ऑफ क्रेडिट में, उनके तहत ये यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स की कर देगा, डिलीवर कर देगा गुड्स को। ठीक है, डिलीवर का मतलब है यहां पर शिपमेंट की जाएगी। अब शिपमेंट में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो यहां पर टाइटल टू गुड्स, टाइटल टू गुड्स जो है वो किसके पास है, वो बेसिकली अभी किसके पास है, यहां पर सेलर के पास है। टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या रहता है कि जिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल्स टू गुड्स, जिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहां पर क्या होगा, इन चीजों का, इन गुड्स का मालिक होगा, इनका ऑनर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये टाइटल टू गुड्स अभी किसके पास है, सेलर के पास है। अब ये नेगोशिएट करेगा बैंक के साथ, अब ये बैंक के साथ क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। उसी तरह से जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लेकर चलते हैं केस लाइकवाइज XYZ बैंक जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक है। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक है, तो यहां पर जो सेलर है ये इन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेगा। अब नेगोशिएशन जो है वो दो तरह से होती है, दो तरह से होती है। एक तो है लाइकवाइज जैसे कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे पर्सन ए ने सामान दिया, पर्सन ए ने सामान दिया, पर्सन बी ने पेमेंट कर दी, एक तो वो चीज होगी। एक चीज होता है कि बिल एक्सेप्ट कर लिया, कि फर्दर एक क्रेडिट पीरियड दे दिया कि उस समय के बाद तुम्हें पेमेंट कर दी जाएगी, उस समय के बाद तुम्हें पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस तरह से रहता है। तो यहां पर भी वही सेम चीज है, यहां पर भी सेम वही चीज रहती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स तो बहुत सी हैं, लेकिन यहां पर हम जो टाइप्स कवर करने वाले हैं, एक तो है यहां पर हम कवर करेंगे DALC, DALC एंड दूसरी हम करेंगे DPLC। तो एक हम कवर करेंगे यहां पर DALC एंड दूसरी हम कवर करेंगे यहां पर DPLC। ठीक है, तो DPLC क्या है, DPLC क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल्स टू गुड्स के बारे में। एंड यहां पर क्या है, ये आपके पास DP का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स टू पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स टू पेमेंट। इस चीज को याद रख लीजिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। DPLC को समझ लीजिए कि DPLC को साइट LC क्यों कहते हैं। DPLC को क्या कहा जाता है, साइट LC कहा जाता है। साइट का मतलब क्या होता है, देखते ही, साइट का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, साइट LC का मतलब क्या है, देखते ही जब आप पेमेंट कर देते हैं, जब आपने पेमेंट कर दी है तो डॉक्यूमेंट्स को देखते ही पेमेंट कर दी जाती है। लाइकवाइज अगर हम कहें कि जो यहाँ पर सेलर है इसने XYZ के साथ यहाँ पर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, इसके नेगोशिएशन की है XYZ के साथ। ठीक है, अगर XYZ डॉक्यूमेंट्स को लेते ही, डॉक्यूमेंट्स को देखते ही यहाँ पर पेमेंट कर देता है, तो वो कौन सी LC होगी, वो कौन सी LC होगी, दैट वुड बी DPLC, वो DPLC होगी। जो नेगोशिएटिंग बैंक होगा बाद में डॉक्यूमेंट्स को किसको देगा, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू यहाँ पर इशूइंग बैंक को देगा, एंड उसके थ्रू जो पैसे हैं वो वापस यहाँ पर रीइंबर्स होंगे, किसको, XYZ को रीइंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें रिगार्डिंग कि इनके बीच की नेगोशिएशन के बारे में पहले, तो जहां पर डॉक्यूमेंट्स को देखते ही अगर यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देता है सेलर को, तो वो कौन सी LC है, वो है DPLC यानी कि साइट LC। DALC का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस, यानी कि सेलर जो है एक बार जो बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स को दे देगा, साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स को दे देगा। लाइकवाइज यहां पर जो सेलर है वो एक बिल को ड्रॉ करेगा। अगर यहां पर कुछ समय का क्रेडिट दिया जाना है तो यहां पर एक बिल जो है वो यहां पर ड्रॉ किया जाएगा, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा। सेलर एक बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर ड्रॉ करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर बिल को ड्रॉ करेगा। अब जैसे ही ये बिल को बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, XYZ बैंक जैसे ही इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमने पढ़ा था, तो उसके साथ ही यहां पर जो पेमेंट, यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एक्सेप्टेंस के साथ ही, नॉट पेमेंट एक्चुअली, जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल टू गुड्स हैं, वो यहां पर डिलीवर कर दी जाएंगे, किसको, बैंक XYZ को। दैट इज व्हाट, दैट इज DALC। DALC को हम क्या कहते हैं, यूसेंस LC भी कहते हैं। यूसेंस का मतलब ये रहता है कि अभी पेमेंट नहीं होगी, बाद में होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिए, यूसेंस का मतलब क्या है कि अभी पेमेंट नहीं होगी, बाद में पेमेंट होगी। यूसेंस को क्या कहते हैं, DALC कहते हैं। DALC क्यों कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस किस चीज की, बिल की, यानी कि जैसे ही जो बिल ड्रॉ किया था सेलर ने, जैसे ही उस बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा, साथ के साथ जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी, साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिए जाएंगे, किसको, नेगोशिएटिंग बैंक को। ओके, तो ये थोड़ा सा यहां पर इस तरह से रहता है, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब जब एक बार यहां पर पेमेंट मिल गई है, हम केस कंसीडर कर रहे हैं साइट LC का, नेगोशिएटिंग बैंक के साथ इसने क्या किया, नेगोशिएशन किया,
पेमेंट इसने कर दी, पेमेंट इसको मिल गई एंड इसने डॉक्यूमेंट्स जो थे, डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल टू गुड्स, वो यहां पर डिलीवर कर दी नेगोशिएटिंग बैंक को। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, वो डॉक्यूमेंट्स किसको देगा, इशूइंग बैंक को देगा। इशूइंग बैंक जो है अब बेसिकली यहां पर उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर रीइंबर्समेंट कर देगा किसको, नेगोशिएटिंग बैंक को। एंड फर्दर यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स जो है यहां पर पेश किए जाएंगे बायर को। बायर अब इनको देखते हुए जो पेमेंट है यहां पर किसको करेगा, इशूइंग बैंक को करेगा एंड बायर के पास डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल टू गुड्स आ जाएंगे। अल्टीमेटली जैसे शिपमेंट कंप्लीट होगी तो उन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर सामने रखते हुए जो बायर है यहां पर उन गुड्स को ले पाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ द लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क्स। लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो अभी उसके बाद रिगार्डिंग बात करते हैं एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बेस पर। लाइकवाइज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्रोजेक्टेड, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की जो वैल्यू है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 3000 lakhs। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू बी बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट के ऊपर रॉ मटेरियल परचेज किया जाना है वो कितना है, 2400 lakhs है। एंड टाइम फॉर एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइम फॉर एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जब एडवाइज करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को उसका कितना टाइम पीरियड है, दैट इज 10 days। शिपमेंट का टाइम कितना है, 20 days है। फर्दर जैसे हमने पढ़ा था ना एक्सेप्टेंस, यानी कि डीएएलसी के केस में पढ़ा था, तो वहां पर एक्सेप्टेंस के बाद कुछ ना कुछ क्रेडिट दिया जा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग वहीं पर है कि क्रेडिट पीरियड अग्रीड अपॉन बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर, जितना टाइम यहां पर दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, दैट इज 30 days, 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। यानी कि टोटल यहां पर अगर टाइम देखें, टोटल यहां पर टाइम देखें तो कितना लग रहा है कैलसी के बीच में, 10, 20 + 30 दैट इज 60 days। 60 days लग रहा है यहां पर टाइम पीरियड जो टोटल लग रहा है। ठीक है, एंड क्रेडिट के ऊपर आपने कितना बोरो करना है, यहां पर कितना सामान यहां पर मंगवाना आपने, 2400 लाख मंगवाना है। क्रेडिट के ऊपर कितना सामान मंगवाना है, 2400 लाख मंगवाना है। एंड यहां पर जब भी हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो फॉर मेकिंग द कंसेप्ट ईजियर एंड कैलकुलेशन ईजियर, जो नंबर ऑफ डेज हम एक साल में कंसीडर करते हैं डेटा 360, उनको 360 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम नंबर ऑफ डेज एज्यूम कर रहे हैं 360। ठीक है, तो 60 डेज में एक एलसी आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि एक साल में टोटल कितनी एलसीज हो सकती हैं, एक साल में टोटल नंबर ऑफ एलसीज के हिसाब से देखें तो एक साल में कितनी एलसीज हो सकती हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 6। यानी कि एक एलसी का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 6 एलसी हो सकती हैं। टोटल सामान मंगवाना है 2400 का, तो टोटल आपका एक एलसी कितने अमाउंट की होगी, दैट वुड बी इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 400 लाख। तो 400 लाख की एक रिवॉल्विंग लिमिट यहां पर बनाई जा सकती है। ठीक है, क्रेडिट लिमिट यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट बनाई जा सकती है, जिसके बेस पर जो यहां पर इंपोर्टर है यहां पर सामान को बार बार मंगवा पाएगा। ओके, तो उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द टर्म लोन। रिगार्डिंग द टर्म लोन यानी कि टर्म लोन बेसिकली क्या है, जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, ठीक है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फिक्सचर है, फर्नीचर है, यानी कि एक बार में ही आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली कवर करना है। रिगार्डिंग द रेपिटेशन ऑफ विच टॉपिक, प्लीज कंफर्म, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए ताकि हम फर्दर आगे बढ़ पाए। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, न्यूमेरिकल पार्ट को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर, कोई इशू नहीं है। लाइकवाइज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्रोजेक्टेड, यानी कि टोटल कंजम्पशन जो एक साल में आपने करनी है वो आपको दी गई है 3000 लाख की। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू बी बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि जो आपने क्रेडिट के ऊपर सामान परचेज करना है, क्रेडिट मतलब जो आपने उधार के ऊपर सामान परचेज करना है, जो आपने मंगवाना है, वो कितना सामान है, दैट इज 2400 लाख। ठीक है, तो टोटल यहां पर एलसीज में जो टोटल अमाउंट कवर रहेगा ना, टोटल अमाउंट जो एलसी में कवर रहेगा वो कितना रहेगा कवर, 2400 लाख का सामान कवर रहेगा। एंड उसके बाद जो आपको टाइम दिया गया यानी कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में जो टाइम लग रहा है आपको, ट्रांजिट पीरियड जो है आपका वो कितना यहां पर दिया गया है कि पहले आपने लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज किया, उसके बाद प्लस शिपमेंट टाइम 20 डेज का लग रहा है, प्लस उसके बाद जो आपका क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है वो कितने टाइम का दिया जा रहा है, 30 डेज का दिया जा रहा है। तो टोटल यहां पर जो आपका टाइम पीरियड लग रहा है एलसी के केस में, सिंगल एलसी के केस में, वो यहां पर कितना है, 60 डेज का है, 60 डेज का। ठीक है, तो यहां पर एक साल में हम जो नंबर ऑफ डेज एज्यूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर,
वो कितने हैं 360 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एक साल में कितनी एलसीज ओपन होंगी, नंबर ऑफ एलसीज कितनी ओपन होंगी, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है मैक्सिमम कितनी ओपन हो पाएंगी। एक एलसी को 60 डेज का टाइम लग रहा है, तो नंबर ऑफ एलसी कितनी ओपन होंगी 360 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 6, 6 एलसी ओपन होंगी। अब टोटल अमाउंट कितना यहां पर मंगवाना है 2400 मंगवाना है। एक एलसी में टोटल कितनी एलसीज मंगवा सकते हैं 6 एलसी मंगवा सकते हैं, तो एक एलसी में कितना अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 400 लाख, यानी कि एक एलसी जो रहेगी एक समय पर 400 लाख की रहेगी एंड उसके हिसाब से जो लिमिट है वो तय की जाएगी 400 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहां पर बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था, अदरवाइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ एलसीज एक समय पर कितनी ओपन रहेंगी वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चंस के वेरिएशंस के ऊपर। लेकिन जनरली पीपीपी के केस में जो आपको इस तरह का लेंथी क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, वैसे जो कंसेप्ट रहते हैं वो आपको कवर रहते हैं इन द केस ऑफ CIIB। ओके, उसके बाद आते हैं रिगार्डिंग द टर्म लोन। तो टर्म लोन में आपको बता रहा था रिगार्डिंग कि आपकी एक बार की जो रिक्वायरमेंट है जैसे लैंड की, बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी, फिक्सर फर्नीचर की, उनके रिगार्डिंग उन रिक्वायरमेंट्स को कवर किया जाता है एंड सिंगल टाइम में यूजुअली इसको डिसबर्स किया जाता है, जिसको एक टाइम पीरियड में फर्दर क्या करना होता है रीपे करना होता है। ठीक है, लाइकवाइज कोई कार लोन दिया, कोई कॉर्पोरेट को कार लोन दिया, कॉर्पोरेट को कार की जरूरत थी, ठीक है, तो यहां पर सिंगल टाइम यूजर के लिए कार लोन दे दिया एंड अल्टीमेटली उसके बाद इसकी रीपेमेंट की जाएगी एक फिक्स टाइम पीरियड में, दैट इज व्हाट, दैट इज टर्म लोन। तो उसे हम क्या कहते हैं टर्म लोन कहते हैं। फाइन, अब इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट दैट इज वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन, जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं ना, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें एक सिंपल सी चीज रहती है दैट इज कि वर्किंग कैपिटल है क्या। पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो जो भी आप एसेट्स आपके पास करंट एसेट्स हैं, चाहे वो कैश है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो आपके पास स्टॉक है, रिसीवेबल्स हैं, चाहे वो आपकी फिनिश्ड गुड्स हैं, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, चाहे रॉ मटेरियल है, वो सभी बेसिकली क्या है वर्किंग कैपिटल है, जिसके साथ आप डे टू डे अपने ऑपरेशन जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है, वर्किंग कैपिटल आपके पास जो भी आपके एसेट्स हैं ना उनको हम कवर करते हैं। ओके, तो ये क्या है लाइफ ब्लड है, यानी कि कंट्रोलिंग नर्व है यूनिट की, जिसके थ्रू जो भी आपके डे टू डे ऑपरेशंस हैं आप उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सभी तरह के स्टॉक्स एंड जो भी अदर रेकरिंग आपके एक्सपेंसेस हैं वो सभी इसमें क्या रहते हैं कवर्ड रहते हैं, वो सभी आपके इसमें क्या रहते हैं कवर्ड रहते हैं। यानी कि जो भी आपने चाहे रॉ मटेरियल परचेज करना है, चाहे स्टोर्स हैं, स्पेयर्स हैं, वेजेस अपने एम्प्लॉयज को पे करनी है, तो वो बेसिकली क्या है आपकी वर्किंग कैपिटल है। यानी कि इन चीजों को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको एसेट्स चाहिए, आपको एसेट्स इन हैंड चाहिए ताकि आप इन चीजों को डे टू डे ऑपरेशंस को चला पाएं। ठीक है, चाहे वो आपके स्टॉक इन प्रोसेस है, चाहे फिनिश्ड गुड्स हैं, चाहे रिसीवेबल्स हैं, तो बेसिकली ये सभी क्या आपके वर्किंग कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है, जैसे कि आपने यहां पर, मैं थोड़ा सा यहां पर इस इमेज को जूम इन कर देता हूं। ओके, तो लाइकवाइज आपने यहां पर शुरुआत की कैश के साथ, कैश के साथ आपने गुड्स को या फिर रॉ मटेरियल को परचेज किया। अब इन रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करेंगे एंड प्रोसेस करते हुए इन्हें आप गुड्स में या प्रोड्यूस करेंगे या फिर आप सर्विसेज को रेंडर करेंगे। ठीक है, हो सकता है इन बिटवीन सेमी फिनिश्ड गुड्स हों, फिर फिनिश्ड गुड्स हों, फिर कंप्लीट गुड्स हों एंड उनकी सेल यहां पर किया जाए, यानी कि उनको गुड्स को सर्विसेज को यहां पर बेचा जाए। एंड गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद हो सकता है या तो आपने कैश ट्रांजैक्शन की है या फिर हो सकता है आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की है, यानी कि आपको यहां पर कैश मिल गया कस्टमर से एंड अल्टीमेटली ये कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा साइकिल, यानी कि कैश से शुरू होकर कैश जब तक कन्वर्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है, डिफर करता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है, डिफर करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट करता है वो टाइम पीरियड जो किसी फर्म को लगा है
जब उसने रॉ मटेरियल को परचेज किया, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया गया, जब उस फिनिश गुड्स को बेचा गया, एंड फर्दर जो क्रेडिट सेल्स थी उनकी रिकवरी हुई, एंड अल्टीमेटली जो कैश था वो वापस से फर्म के पास आ गया। दैट इज व्हाट दैट इज अ ऑपरेटिंग साइकिल। उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको देख लेते हैं। लाइकवाइज सबसे पहले ना इसमें कवर करेंगे WC, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल क्या है? जो भी करंट एसेट्स हैं आपके, जो भी करंट एसेट है वो आपकी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। चाहे कैश है, चाहे स्टॉक है, चाहे बुक डेप्ट है, चाहे अदर करंट एसेट्स हैं, वो सभी क्या है? आपके वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन एज इट इज क्या? वर्किंग कैपिटल आर इक्वल टू करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल आर इक्वल टू करंट एसेट्स। ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं? इसको कंफ्यूज करते हैं विद द नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए, नेट वर्किंग कैपिटल अलग चीज है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, करंट लाइबिलिटीज भी है जो आपने पे करनी है, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो आपका अमाउंट करंट एसेट्स का एक्सीड करता है करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, यानी कि वो अमाउंट जो आपका करंट एसेट्स का ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, उसे आप क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लाइकवाइज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो आपकी क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल है। तो यहां पर डेफिनेशन पढ़िए रिगार्डिंग द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, यानी कि जो टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है किसी फर्म के द्वारा उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जिसमें बोरोर का मार्जिन प्लस बैंक फाइनेंस दोनों ही शामिल रहते हैं, बोरोर का मार्जिन प्लस बैंक फाइनेंस दोनों ही शामिल रहते हैं, वो क्या आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अदरवाइज जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है वो किसके इक्वल है? करंट एसेट के इक्वल है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तो उसमें क्या गया? बोरोर का मार्जिन आ गया, यानी कि बोरोर के पास जो यहां पर करंट एसेट्स एक्सीड कर रहे हैं एक तो वो हो गए, प्लस साथ में साथ जो बैंक फाइनेंस है, जो बैंक से आपने लोन लिया, कैश क्रेडिट लिया, वो हो गया। लेकिन जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो ये वो अमाउंट है जो करंट एसेट्स का एक्सीड करता है ओवर द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो एक्सीड करें करंट लायबिलिटीज के ऊपर, वो क्या आपके नेट वर्किंग कैपिटल है। या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी, उसको ध्यान से समझिएगा रिगार्डिंग कि दैट पोर्शन ऑफ द फर्म्स करंट एसेट्स, फर्म के करंट एसेट का वो पोर्शन जो फाइनेंस किया जा रहा है बाय द लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस हो रहा है। ठीक है, यानी कि बोरोर का मार्जिन क्या रहेगा? बेसिकली बोरोर का मार्जिन कहां से पूरा होगा? क्योंकि करंट एसेट्स तो आपने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, ठीक है, वो तो करंट लायबिलिटीज को कंपनसेट करने में पहले ही खत्म हो गए। अब अलग से फंड्स कहां से आएंगे? दैट कुड बी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फंड, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म फंड्स है ना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म यूजेस से एक्सीड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स एक्सीड्स लॉन्ग टर्म यूजेस, वो आपके क्या है? एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। अब इन लॉन्ग टर्म फंड्स का आप इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? अपने करंट एसेट्स को मीटअप करने में कर सकते हैं, अपने करंट एसेट्स को यहां पर फाइनेंस कर सकते हैं इन लॉन्ग टर्म फंड्स से, वो भी क्या आपका नेट वर्किंग कैपिटल ही है। अगर आसान शब्दों में कहें तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिर जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, दैट इज आल्सो इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो दोनों ही किसकी डेफिनेशन है? नेट वर्किंग कैपिटल की ही डेफिनेशन है। यानी कि जो चीज फाइनेंस करती है आपके करंट एसेट्स को, जो चीज फाइनेंस करती है आपके करंट एसेट्स को, वो क्या है? आपका नेट वर्किंग कैपिटल है। ओके, और डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जिनके बिहाफ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्किंग कैपिटल गैप, इट डिफाइंस व्हाट? इट डिफाइंस वर्किंग कैपिटल गैप। अब वर्किंग कैपिटल गैप जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नेट वर्किंग कैपिटल। लिखने को फॉर्मूला इसका सेम होता है, दैट इज आल्सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल गैप की बात करते हैं, यानी कि WCG की बात करते हैं, तब आपने जो करंट लायबिलिटीज लेनी है दैट वुड बी एक्सक्लूडिंग द बैंक बोरिंग्स। ठीक है, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज होंगी दैट वुड बी अदर देन बैंक बोरिंग्स। दैट विल कंस्टिट्यूट योर वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी हमने ये पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल गैप के केस में इट वुड बी
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बट अदर देन द बैंक बोरिंग्स, यानी कि करंट लायबिलिटीज में अपने बैंक बोरिंग्स को कंसीडर यहां पर नहीं करना है। ओके तो यहां पर जो टंडन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी 1975 में, इट डिफाइंस वर्किंग कैपिटल गैप एज अ शॉर्टफॉल बिटवीन द टोटल करंट एसेट्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज मींस वही है कि जो आपके बैंक फाइनेंस को छोड़ते हुए जो करंट लायबिलिटीज है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इसने 3 मेथड्स को रिकमेंड किया था जिसके थ्रू हम MPBF यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से जो थर्ड मेथड था उसे यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था एंड 2 ही मेथड इसके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन 2 मेथड्स के बारे में यहां पर जल्दी से देख लेंगे क्योंकि उनके बेस पर क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ लेंडिंग के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पर करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं डेट आर 350 एंड जो करंट एसेट्स हैं आपको दिए गए हैं रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू दी गई है एंड टोटल जो करंट एसेट्स हैं डेट आर 370। सो मेथड 1 एंड मेथड 2 की कैलकुलेशन को देखेंगे यहां पर। तो यहां पर एक चीज को ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की तरफ आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो आपने टोटल करंट एसेट्स लिख लिए, टोटल करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं 370 है एंड अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, अदर करंट लायबिलिटी यानी कि हम यहां पर ये वाली लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बैंक फाइनेंस को छोड़ते हुए जो और लायबिलिटी है। अब यहां पर शॉर्ट टर्म बैंक क्रेडिट कितना है 200 है, टोटल आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है 350 है। तो अदर बैंक क्रेडिट लायबिलिटी जो रहेंगी दैट वुड बी इक्वल टू 350 माइनस 200। तो 350 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। उसके पास बात आती है रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप हमने क्या पढ़ा था, इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या फिर अदर करंट लायबिलिटीज। इस भी यहां पर लिख लीजिए करंट लायबिलिटी जिसमें आप बैंक फाइनेंस को कंसीडर नहीं करना है, बैंक फाइनेंस को कंसीडर नहीं करना है यानी कि अदर करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स आपके पास टोटल कितने हैं 370 है, करंट एसेट्स कितने 370 है एंड आपके पास जो अदर करंट लायबिलिटी है वो कितनी है 150 है, यानी कि यहां पर आपके पास वर्किंग कैपिटल गैप कितना है 220 है, वर्किंग कैपिटल गैप कितना है 220 आ गया आपके पास यहां पर। सो इस स्टेप तक मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही सेम है, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है फर्स्ट मेथड में। तो यहां पर जो मार्जिन रहता है, यहां पर जो मार्जिन रहता है ना, मार्जिन का मतलब क्या रहता है यानी कि फाइनेंस का कुछ पार्ट जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है, जो बाकी का पार्ट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो बोरर के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्जिन रहता है वो वर्किंग कैपिटल गैप का 25% रहता है। यहाँ पर जो मार्जिन रहता है वो वर्किंग कैपिटल गैप का 25% रहता है। वर्किंग कैपिटल गैप था आपका 220, उसका 25% आया 55। तो उसको यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डेट इज 165। तो ये हमारे पास 165 क्या है यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यानी कि मैक्सिमम फाइनेंस जो कि बैंक के द्वारा यहाँ पर दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हुआ 165 हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर लैंडिंग कितनी की हुई है बैंक ने 200 की हुई ना लैंडिंग, यानी कि एक्सेस फाइनेंस कितना दिया हुआ है बोरर को, दैट इज गिवन टू बी 35 200 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 35। तो 35 यहां पर एक्स्ट्रा फाइनेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली जो करंट रेशियो मिनिमम करंट रेशियो रहती है ना वो रहती है 1.17:1। तो ये तो फिगर आप याद रख लीजिए कि जो फर्स्ट मेथड के हिसाब से जो करंट रेशियो रहती है दैट इज 1.17:1, ठीक है। एंड अब उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखिए यहां पर सब कुछ सेम है, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप आपने फाइंड आउट कर लिया, टोटल करंट एसेट्स आपके पास, उसके बाद आपने अदर करंट लायबिलिटीज निकालनी, यानी कि टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस द बैंक फाइनेंस दैट वाज गिवन टू बी ऑफ 200, ठीक है 200। सो आपके पास जो अदर करंट लायबिलिटीज हैं आपकी वो कितनी आई हैं यहाँ पर 150 आई हैं यहाँ पर, वो आपके पास आ गई हैं। फर्दर उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप आपका क्या होगा, यानी कि जो भी आपके पास करंट एसेट्स है माइनस अदर करंट लायबिलिटीज दैट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल गैप। उसके बाद आपने यहां पर जो मार्जिन कंसीडर होता है ना सेकंड मेथड में दैट इज टोटल करंट एसेट्स का 25%। यहां पर आपने वर्किंग कैपिटल गैप का 25% मार्जिन कंसीडर किया था, लेकिन सेकंड मेथड के केस में जो मार्जिन कंसीडर होता है दैट इज 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं 370 है ना, तो 370 का हमने 25% किया। सो इट मेड यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई दैट वाज 92। तो हमारे पास जो यहां पर वैल्यू आ रही है दैट इज
92। तो आपके पास जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा वो कितना होगा, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस द मार्जिन, यानी कि 92 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो बना वो बना 128। तो एक्सेस बोरिंग यहाँ पर बैंक के द्वारा यहाँ पर एक्सेस बोरिंग बोरर के द्वारा कितनी की गई है, यानी कि एक्सेस लेंडिंग जो है वो यहाँ पर कितनी की गई है उसके बारे में बताएंगे। तो एक्सेस यहाँ पर जो लेंडिंग है, एक्सेस लेंडिंग इतनी है, डेट इज जो टोटल फाइनेंस यहाँ पर बैंक के द्वारा किया गया डेट इज 200, एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस बैंक है या बैंक फाइनेंस है डेट इज 128। सो 200 माइनस 128 डेट इज इक्वल टू 72। एंड सेकेंड मेथड के केस में जो करंट रेशियो रहती है डेट इज 1.33:1, डेट इज 1.33:1। ओके, आई होप दोनों ही मेथड क्लियर होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट मेथड है यहां पर जो मार्जिन है डेट इज 25% ऑफ WCG, एंड सेकंड केस में जो मार्जिन है डेट इज 25% ऑफ टोटल करेंट एसेट्स। सिर्फ इतना ही फर्क है। ओके, तो इसके हिसाब से आप आसानी से फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड को याद रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं डेट इज रिगार्डिंग द नायक कमेटी रिकमेंडेशंस। तो नायक कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से मेथड जो देखने को मिलता है डेट इज अ टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड, तो टर्नओवर मेथड बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर के बेस्ड है, एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है। लाइकवाइज कोई यूनिट है ABC, ये कहता है कि इसकी जो एनुअल प्रोजेक्शन होगी ना, अगले साल के लिए जो प्रोजेक्शन होगी वो होगी इसकी 40 लाख रुपीस की, यानी कि जो इसकी एनुअल सेल्स होंगी, प्रोजेक्टेड सेल्स हैं उसकी, ये कितनी होगी 40 लाख की होंगी। तो नायक कमेटी का जो मेथड है वो ये कहता है कि इस 40 लाख की सेल्स का जो 25% है वो क्या हो सकता है, बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस फर्म की रहेगी ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट वुड बी 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, जितनी भी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है। तो 25% अगर इसका देखें 40 लाख का, अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो दैट मींस 10 लाख, 10 लाख हो गया। लेकिन ये यहां पर बैंक फाइनेंस नहीं है, यहां पर ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है हमने कि ये तो रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर मार्जिन भी तो देखना है। जो मार्जिन है वो 5% है किसका, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 5% है। ठीक है, मार्जिन कितना है, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 5% जो है वो मार्जिन है। सो इसमें से जो 5% मार्जिन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5% जो हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या हो गया, यहां पर मार्जिन हो गया, यानी कि 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। तो यहां पर जो वर्किंग कैपिटल सैंक्शन की जाएगी दैट वुड बी रुपीज 8 लाख, यानी कि 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। जो सैंक्शन लिमिट रहती है वो कितनी रहती है, 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। मार्जिन कितना रहता है, दैट इज 5% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 25% है। अब अगर आप कंसेप्चुअली सोचें तो 20% तो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर की उसकी रिक्वायरमेंट है, 5% उसकी क्या है, उसका मार्जिन है। अब ये 5% कहां से कंप्लीट होगा, 5% जो है वो कहां से कंप्लीट होगा, जो तो करंट एसेट्स हैं बोरर के, एक तो वहां से कंप्लीट होगा, एंड फर्दर जो इसके लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं एक्सीड करते हैं लॉन्ग टर्म यूजेस से, वहां से कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी कि जो भी रिटेन्ड अर्निंग है, कैपिटल है, उस वहां से कंप्लीट होगा। तो यहां पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो 25% ऑफ द एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एंड जो सैंक्शनड होगा वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन होगा वो कितना रहेगा, 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर रहेगा, एंड जो मार्जिन रहेगा वो कितना रहेगा, 5% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर रहेगा। फाइन। तो दिस वाज रिगार्डिंग द नायक कमेटी मेथड। उसके बाद बढ़ते हैं आगे रिगार्डिंग द कानन कमेटी रिकमेंडेशंस इन 1997।
तो करंट कमेटी रिकमेंडेशंस के बेस पर जो मेथड सामने आया, डेट वाज द सीबीएम, डेट इज कैश बजट मेथड। कैश बजट मेथड, जो कैश बजट मेथड है डेट इज बेस्ड अपॉन द कैश बजट सिस्टम। यानी कि कैश बजट क्या है, एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है, एक पीरियोडिक स्टेटमेंट यहां पर बैंक की तरफ से मंगवाई जाती है, जिसमें किसके बारे में बात की जाती है, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, जो भी आपकी पेमेंट्स हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट रहती है। यानी कि जो भी पीरियोडिक रिसिप्ट रहती हैं फर्म की, जो भी पीरियोडिक पेमेंट रहती है फर्म की, उनकी एक क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो यहां पर पीक लेवल देखा जाता है, पीक लेवल देखा जाता है कि यहां पर मैक्सिमम गैप कितना आ रहा है। यानी कि पीरियोडिक वे में अगर देखें तो मैक्सिमम पेमेंट, मैक्सिमम रिसीट कितनी है एक टाइम पीरियड के लिए, एंड मैक्सिमम पेमेंट कितनी है, एंड जितना इनमें गैप रहेगा उसके बेस पर जो लिमिट है वो सैंक्शन की जाती है। दैट इज व्हाट, दैट इज कैश बजट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर जो सीजनल इंडस्ट्री है ना, जो सीजनल इंडस्ट्री है, लाइक वाइज टी हो गई, शुगर मिल्स हो गई, ठीक है, या फिर हीटर कूलर हो गया, वूल हो गया, तो इनको यहां पर किस तरह से लैंडिंग की जाती है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लैंडिंग। तो इस मेथड को यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो यहां पर सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। इट रिकमेंड्स कैश बजट सिस्टम इन विच मैक्सिमम गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच में एंड टोटल पेमेंट्स के बीच में कवर किया जाता है बाय द बैंक फाइनेंस। ठीक है, विच इज फिक्स्ड एज सैंक्शनड वर्किंग क्रेडिट लिमिट, एंड जो डिसबर्समेंट रहती है अलाउड बेस्ड ऑन मंथली स्टेटमेंट कैश बजट सिस्टम। ठीक है, तो मंथली जो कैश बजट सिस्टम है उसके बेस पर इसकी डिसबर्समेंट रहती है। देन इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं। सबसे पहली चीज है रिगार्डिंग द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। अब जो क्रेडिट है वो तो रिस्क का भंडार है, यानी कि बैंक जो है अल्टीमेटली रिस्क पे रिस्क ले जा रहा है। अगर क्रेडिट हम दे रहे हैं तो उसमें रिस्क तो रहेगा ही, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क है, चाहे वो क्रेडिट रिस्क है, चाहे वो डिफॉल्ट रिस्क हो गया, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, चाहे वो लिक्विडिटी रिस्क हो गया। यानी कि रिस्क जो है वो काफी तरह के, चाहे तीन जो मेन रिस्क की कैटेगरी है, डेट आर व्हाट, डेट आर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क, जिसके बारे में हम बेसन में बात करते हैं। अब कैपिटल जो यहां पर दी गई है तो उसके बेस पर क्या रहता है आपका, रिस्क वेड एसेट्स रहते हैं। अब इस रिस्क वेड एसेट्स के बेस पर आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल को मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म्स है बेसल के अकॉर्डिंग है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। वो भी किसके अंडर आता है, वो क्रेडिट मैनेजमेंट के अंडर आता है। एंड उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, किस रिस्क को मैनेज भी तो करना है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है ना, कि ये ना हो ना कि आपका रिस्क जो ज्यादा बढ़ जाए। तो उसके केस में भी जो नॉर्म्स हैं वो भी किसके अंदर कवर होते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट में कवर होते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर नॉर्म्स, एक्सपोजर नॉर्म्स क्या रहता है, लाइक वाइज एक कॉर्पोरेट को मैक्सिमम कितनी लेंडिंग करनी है, या फिर कई बार क्या रहता है जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं ना, लाइक वाइज अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर पर्सन की बात करें, तो यहां पर कई बार हो सकता है कि बैंक की क्रेडिट पॉलिसी फिक्स कर देती है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट को मैक्सिमम जो फाइनेंस हो सकता है इंक्लूडिंग ऑल द फैसिलिटीज वो 50 लाख तक का हो सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो लिमिट सेट की गई वो क्या है, एक्सपोजर नॉर्म है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपोजर नॉर्म, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपोजर नॉर्म। ठीक है, लाइक वाइज एक्सपोजर नॉर्म्स के हिसाब से जो बैंक एक्सपोजर रहेगा सिंगल बोरोर के लिए, जितनी उनकी क्या है कैपिटल फंड है ना बैंक का जितना कैपिटल फंड है उसका 15%, अगर नॉर्मल लेंडिंग के लिए हो रहा है इंडिविजुअल के केस में 15% कैपिटल फंड्स का, उससे ज्यादा सिंगल बोरोर के लिए, इंडिविजुअल बोरोर के लिए एक्सपोजर नहीं हो सकता। अगर ग्रुप बोरोर की बात करें तो उसके केस में कितना है, 40% है, उसके केस में कितना है, 40% है। अगर ग्रुप बोरोर की बात करें, ग्रुप बोरोइंग की बात करें, तो बैंक का जो मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा वो कितना रहेगा, कैपिटल फंड जितना है टोटल उसका मैक्सिमम 40%, इतना एक्सपोजर हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके केस में, इंडिविजुअल के केस में जो मैक्सिमम एक्सपोजर रह सकता है दैट इज 20%, एंड ग्रुप के केस में जो मैक्सिमम एक्सपोजर रह सकता है दैट इज 50%। ओके, सो दैट आर एक्सपोजर नॉर्म्स, वो भी इसमें कवर्ड है। एंड देन इट इज रिगार्डिंग द रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी। अब जितना रिस्क आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग भी होनी चाहिए ना।
रिटर्न ऑन रिस्क, यानी कि जो रिटर्न है वो रिस्क बेस्ड होनी चाहिए। लाइकवाइज अगर कोई क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो कंपनी है वो ज्यादा क्या चार्ज कर रही है, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इनहेरेंट रिस्क है इस प्रोडक्ट में वो भी ज्यादा है। ठीक है, सो दैट इज अकॉर्डिंगली द रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि जो रिस्क है वो कितना इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसके हिसाब से यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है, क्रेडिट मैनेजमेंट किया जाता है, एंड जो प्राइसिंग है वो तय की जाती है। एंड देन इट इज क्रेडिट रिस्क रेटिंग। क्रेडिट रिस्क रेटिंग भी बेसिकली क्या है कि जहां पर जो भी आपका पोर्टफोलियो है ना, आप उसको मैनेज करने के लिए रेटिंग करते हैं, चाहे आपके एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, चाहे आपके नए लोन हैं, आप उनकी रेटिंग करते हैं ताकि अल्टीमेटली आपको पता लग सके कि आपका पोर्टफोलियो जो है आप कितने रिस्क में हैं, आप कितने रिस्क में हैं। देन इट इज रिगार्डिंग द आईआरएसी नॉर्म्स। आईआरएसी नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। तो इसके तहत क्या है, एसेट की क्लासिफिकेशन, एसेट जो आपका स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस एसेट है, उसके रिगार्डिंग। इनकम रिकॉग्निशन रिगार्डिंग की पहले क्या होता था, अक्रूवल सिस्टम को यूज करते थे, जो कि काफी ज्यादा क्या था, उसमें प्रॉपरली आपको पता ही नहीं लगता था, कोई भी चीज क्लियर नहीं होती थी। सो इनकम रिकॉग्निशन किस हिसाब से करनी है, उनके नॉर्म्स। प्रोविजनिंग किस हिसाब से करनी है, प्रोविजनिंग का मतलब क्या रहता है, लाइकवाइज चाहे स्टैंडर्ड लोन है, चाहे सब स्टैंडर्ड है, चाहे डाउटफुल है, चाहे आपका लॉस एसेट है, आपको कुछ ना कुछ जो पैसा है एज अ प्रोविजन आपको साइड पर रखना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ती है हर एक लोन के पीछे। दैट इज व्हाट, दैट आर द प्रोविजनिंग नॉर्म्स। देन उसके बाद चाहे क्रेडिट अप्रेजल की बात करें, यानी कि प्री सैंक्शन की बात करें, चाहे आपने क्रेडिट डिसीजन लेना है यानी कि सैंक्शन की बात करें, चाहे लोन को अपने रिव्यू करना है यानी कि पोस्ट सैंक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी किसके अंडर आते हैं, वो भी आपके क्रेडिट आपके मैनेजमेंट में ही कवर होते हैं, आपके क्रेडिट मैनेजमेंट में ही कवर होते हैं। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में आपकी ये 6 चीजें शामिल की हमने। दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट रहती है, एक्सपोजर नॉर्म्स है, रिस्क प्राइसिंग है, आईआरएसी नॉर्म्स हो गए, अप्रेजल, क्रेडिट डिसीजन एंड लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किसमें शामिल होती हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। उसके बाद हम बात करें रिगार्डिंग द एमसीएलआर। तो पहले क्या होता था, बेस रेट सिस्टम यूज होता था, उससे पहले बीपीएलआर यूज होता था। बीपीएलआर को खत्म करते हुए बेस रेट आया, बेस रेट को खत्म करते हुए एमसीएलआर आया। ठीक है, तो बेसिकली जो एमसीएलआर है ये क्या है, एक इंटरनल बेंचमार्क है। एमसीएलआर क्या है, इंटरनल बेंचमार्क है, यानी कि जितने भी रूपी लोन दिए जाते हैं ना, जितने भी रूपी लोन दिए जाते हैं जिनको सैंक्शन किया गया है या फिर लिमिट्स को रिन्यू किया गया है 1 अप्रैल 2016 के बाद, उनको बेसिकली प्राइस किया जाता है किसके द्वारा, एमसीएलआर के अंडर प्राइस किया जाता है। एमसीएलआर क्या है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। सो एमसीएलआर के केस में 4 कंपोनेंट है, ये 4 कंपोनेंट याद रख लीजिए। 4 कंपोनेंट है एमसीएलआर के केस में। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है, एक तो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, बेसिकली कि जो पैसा आपने यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैसा आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो बैंक का पैसा है वो बैंक का अपना तो है नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि बैंक ने ये पैसा क्या किया हुआ, बोरो किया हुआ है। बैंक ने ये पैसा क्या हुआ है, बोरो किया हुआ है ना। तो ये बोरोड पैसे के ऊपर बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी यहां पर डिपॉजिटर्स को पे करना पड़ रहा है, चाहे वो आपका सेविंग फंड डिपॉजिटर है, चाहे टर्म डिपॉजिट कर रखे, तो कुछ ना कुछ यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एंड फर्दर यहां पर क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, यानी कि जो भी आपके डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है वो सभी आप इसमें करते हैं। तो ये तो आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ना, यानी कि जो अपने पैसा यहां पर बोरो के उसकी कॉस्ट है। तो जो भी यहां पर डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व है, चाहे ऑपरेशनल कॉस्ट है, चाहे आपको किसी डिलीवरी चैनल को चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या है, आपकी डिपॉजिट की कॉस्ट ही है ना। चाहे आप कैश को मैनेज कर रहे हैं वो भी आपकी कॉस्ट है, चाहे आपकी कैश वैन आई, आपने पेमेंट ली, चाहे आपने ट्रांजैक्शंस करी, चाहे आपने एटीएम वेंडिंग मशीन करी, डिप्लॉय की है, वो सभी बेसिकली आपकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, तो उन सभी कॉस्ट का जो लेखा जोखा है वो किस में आता है, दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग। देन इट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि जो नेटवर्थ आपकी उसके ऊपर जो रिटर्न आ रही है वो भी इसका क्या है, कंपोनेंट है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के 2 कंपोनेंट हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। सेकंड, इट इज नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। अब बेसिकली जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं, जो भी आपके पास बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं,
तो बैंक को नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज के हिसाब से कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर डिपॉजिट्स बैंक के पास आए तो बैंक ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया। ठीक है, यानी कि वो कॉस्ट ऑफ यहाँ पर बोरिंग होगी। लेकिन यहां पर जो पैसा है, लाइक अगर आप मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपीज आए हैं, तो 100 करोड़ में से अगर 3% CRR है, तो 3% CRR को अगर हम एज्यूम करें तो 3% के हिसाब से 3 करोड़ तो बैंक को यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर तो कोई पैसा नहीं हो रहा बैंक को, उसके ऊपर तो बैंक को कुछ भी यहाँ पर कॉस्ट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो वो क्या है यहाँ पर, वो नेगेटिव कैरी है। वो क्या है? नेगेटिव कैरी। नेगेटिव कैरी किससे रिलेट करता है यहाँ पर? दैट रिलेट्स विद द नील रिटर्न ऑन द CRR बैलेंसेस। देन इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट लोन प्रोडक्ट, लोन को प्रोवाइड करने में जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है आपकी, चाहे वो इंस्पेक्शंस हैं, चाहे वो फील्ड विजिट्स हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो वो भी क्या है? बेसिकली यहाँ पर कॉस्टिंग ही है ना बैंक की अल्टीमेटली। तो जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं जो प्रोवाइड करने में, यानी कि लोन प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में लग रही है, वो आपकी इसमें शामिल होती हैं। एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज अ टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम यानी कि जहां पर लंबा समय शामिल है तो आपको वहां पर कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी ना। जब वहां पर लंबा समय शामिल है वहां पर कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी ना। लाइकवाइज आपने होम लोन दिया, आपने होम लोन दिया। अब होम लोन के केस में आपने बेसिकली जो टाइम पीरियड था, या होम लोन की बात छोड़िए, आप कंसीडर कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को, लैब का केस कंसीडर करते हैं। तो लैब के केस में यहां पर टाइम पीरियड दिया गया दैट वाज गिवन टू बी 10 ईयर्स, वो 10 साल का दिया गया टाइम पीरियड, 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया। अब ये 10 साल के टाइम पीरियड में हो सकता है कि जो FDR जिसके बेस पर, जिस डिपॉजिट के बेस पर आपने ये लैप दिया है, आपके पास उस टर्म के लिए उतना फंड अवेलेबल ना हो सकता है जो आपने लैप दिया वो दिया आपने 50 करोड़ का, लेकिन बैंक का जो उस मैच्योरिटी के ऊपर जो यहां पर टर्म डिपॉजिट था वो था सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का। तो बेसिकली आपने तो लेकिन कमिटमेंट कर ली ना, क्योंकि जो रीपेमेंट आएगी लैब के अंदर वो तो 10 साल के हिसाब से आएगी ना। तो बेसिकली आपने लंबे समय के लिए जो कमिटमेंट किया तो उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट इज अंडर द टेनर प्रीमियम। वो किसके अंदर कवर होता है? वो टेनर प्रीमियम के अंडर कवर होता है। तो 4 कंपोनेंट है, एक मार्जिनल कॉस्ट है, दूसरा नेगेटिव कैरी है, तीसरा है ऑपरेशनल कॉस्ट जो लोन प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में लग रही है, एंड फोर्थ इट इज रिगार्डिंग द टेनर प्रीमियम। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट है किसके? MCLR के। नाउ द थिंग इज कि जो बैंक है वो इंटरनल बेंचमार्क यानी कि MCLR को पब्लिश करते हैं फॉर ओवरनाइट MCLR, 1 मंथ MCLR, 3 मंथ MCLR, 6 मंथ MCLR, 1 ईयर MCLR, या फिर किसी लॉन्गर मैच्योरिटी के लिए भी यहाँ पर MCLR को यहाँ पर पब्लिश किया जा सकता है बैंक के द्वारा, एंड मंथली बेसिस पर इन्हें यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। देयर शुड बी नो लैंडिंग बिलो द MCLR। पहली चीज क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो लैंडिंग की जाएगी बैंक के द्वारा वो MCLR से नीचे नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, यानी कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई प्रॉपर DRI स्कीम है या और चीजें हैं, उनके अलावा कोई भी जो लैंडिंग की जा रही है वो यहाँ पर MCLR के नीचे नहीं की जानी चाहिए फॉर द डिफरेंट मैच्योरिटीज। ठीक है, देन इट इज जो एग्जाम्पशंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई लोन दिया जा रहा है अंडर द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके केस में एग्जाम्पशन MCLR के केस में। फर्दर अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज के केस में लोन दिया जा रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या रहती है? जहां पर कोई यूनिट जो है वो सिक यूनिट है एंड उसको रिवाइव करने के लिए रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया गया है या रीस्ट्रक्चर पैकेज दिया गया है, तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है दैट कुड बी बिलो द MCLR। ठीक है, वो MCLR से बिलो चार्ज किया जा सकता है। फर्दर जो भी लोन दिए जाते हैं अंडर द वेरियस रीफाइनेंस स्कीम्स वो भी यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं? MCLR से कम रेट पर दिए जा सकते हैं। फर्दर जो भी लोन दिए जाते हैं बैंक के अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, फर्दर जो भी लोन दिए जाते हैं बैंक के अपने एम्प्लॉयज को, या फिर जो फिक्स्ड रेट लोन्स हैं वो हो गए, या फिर जो वो लोन है जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड हैं, ये सभी किसके अंदर कवर होते हैं? अंडर द एग्जाम्पशंस टू द MCLR।